लेंस होगा, सीधी सी बात है, ऑपोजिट हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना सेल्सियस है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.4 केल्विन। अब देखो मैं तीनों में बता देता हूं, यहां पर जो राइट आंसर है ना वो तो हो गया आपका 37 डिग्री सेल्सियस है ना। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ये फ़ारेनहाइट के अंदर तो ये इतना हो जाएगा अपना टेम्परेचर। और अगर हम केल्विन की बात करें तो 273 के अंदर, 273 से केल्विन स्टार्ट होता है, 273 के अंदर अगर आप 37 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 300, हाँ भाई जोड़ो इसको फटाफट, 10 हो जाएगा। हाँ जी, 0, 1 और 3, तो ये आपका केल्विन के अंदर आंसर आ जाएगा। केल्विन की अगर हम बात करें तो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 310 केल्विन हो जाएगा। तो आपको तीनों के लिए आंसर के लिए तैयार रहना है। मतलब आपको अगर पूछे डिग्री 37, फ़ारेनहाइट 98 और केल्विन की पूछे तो 310 केल्विन अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है। अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं उसका उदाहरण बताइए। अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण की संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। रेडियो तरंग है कि ध्वनि तरंग, एक्स या गामा किरण, कौन सी आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है? तो देखिएगा, जब किसी माध्यम से संचरित होगी तो समानांतर कंपन जो करेगी ना वो आपकी क्या होगी, अनुदैर्ध्य तरंग होगी। समानांतर जो है संचरण करेगी, तो यहाँ पर ये आपको इसको अंदर याद रखें, समानांतर संचरण के अंदर समानांतर जो कंपन करेगी वह कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। यहाँ पर इसका आंसर बताइए, बी बता रहे हो सभी साथी, इसका आंसर बी बता रहे हो। बिल्कुल, ध्वनि तरंग है वो आपकी कौन सी तरंग का उदाहरण है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा यानी रिमोट के द्वारा प्रयोग में किया जाता है? रिमोट में कौन सी, यहाँ पर जो आप रिमोट जब चलाते हो, बताओ, रिमोट वाला प्रश्न बहुत कॉमन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक रिमोट के अंदर कौन सी तरंग होती है। जैसे मेरे पास ये रिमोट है, बताओ इसमें कौन सी तरंग होगी, चलो बताओ फटाफट। हाँ जी, रिमोट के अंदर कौन सी होगी, रिमोट में किसका प्रयोग किया जाएगा? चलिएगा, रिमोट नियंत्रण इकाइयों में किसका प्रयोग होता है? ये होती है आपकी अवरक्त, है ना, रेडियो तरंगे अवरक्त। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। हाँ जी, सी डी बी। अरे भाई, इसमें होगा आपका यहाँ पर अवरक्त, एक विद्युत चुंबकीय जो विरंग होती है, विशेष में रेडियो तरंग भी होती है ना। कुछ एक के अंदर तो आप इसका भी प्रयोग करते हो, रेडियो तरंगों का, और अवरक्त तरंग यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पर दोनों का नाम याद रखिएगा, अवरक्त और रेडियो। और विद्युत चुंबकीय आपकी ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। अवरक्त के अंदर तो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगले प्रश्न की ओर चले, लोड नहीं लेना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। गुरुजी, पापा जी भी क्लास देखते, बोले कि पढ़ ले, नौकरी भी लग जाए। कोई बात नहीं, पापा जी कह रहे तो अच्छा ही कह रहे हैं ना। ठीक है, तो पापा जी का आपके ऊपर विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी भी लग जाएगी। थोड़ा धैर्य, थोड़ा टाइम दीजिए बच्चों को, बच्चे नौकरी लगेंगे, बच्चे आपके बहुत क्या है, काबिल हैं। तो अपने माता पिता को ये लाइन जरूर सुनाना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चीजें वक्त मांगती हैं, लेकिन वक्त को थोड़ा सा अपने वक्त को लाने के लिए सारा वक्त लगा दो और वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, आपकी जिंदगी अपने आप बन जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, अच्छा चलो, राजेश कह रहा है मुझे आपसे मिलना है। ठीक है राजेश, आ जाना कभी। ठीक है, आगे देखो, बैठ के तय करेंगे गुरु चेला। दूर संचार के लिए प्रयुक्त जो तरंग है ना वो कौन सी है? दूर संचार के लिए, जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो दूर संचार के लिए जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगे प्रयोग में ली जाती है, जिसे हम माइक्रोवेव कहते हैं। माइक्रोवेव को अगर हम हिंदी में लिखें तो इसे हम कहेंगे सूक्ष्म तरंगे, इसको कहेंगे। सीधी सी बात है, ये इसमें आपके टेलीकम्युनिकेशन के लिए काम में ली जाती है। टेली मतलब टेलीविजन वगैरह, इसलिए दूर दूर की चीज़ों के लिए ना, टेलीकम्युनिकेशन के लिए।
ठीक है। आगे देखिएगा, जो हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित हैलोजन लैंप होता है उसका तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। किसकी मिश्र धातु का होता है? हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है वो कौन सी मिश्र धातु का? आगे मिश्र धातु वाला प्रश्न भी लेकर आया हूं मैं, बहुत बढ़िया वाला प्रश्न। मिश्र धातु का होता है, कौन सी मिश्र धातु का होता है? हैलोजन लैंप का होता है। वो आप क्या विशेष रूप से बात करें तो ये होता है आपका टंगस्टन और सोडियम का होता है। किसका होता है? टंगस्टन और सोडियम का होता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? देखो विद्युत बल्ब होता है ना, उसके अंदर आपकी जो गैस होती है वो आपकी ऑक्सीजन, वायु या कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दिए गए ऑप्शन में से एक भी सही नहीं है। यहां पर दिए गए ऑप्शन में हम बात करें तो ये आपका इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन को भरते हैं ना, नाइट्रोजन इसमें आपके नाइट्रोजन और ऑर्गन को भरते हैं। याद रखिएगा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। आविष्कार किसने किया था? आविष्कार इसका किया था एडिसन ने। कि एडिसन को तो उसके शिक्षक कहते थे गैलो है ना, तो कहीं नहीं आवे, वो तो यूं ही फिरेला। लेकिन किसको क्या पता है, जो आप बनना चाहते हो वो आपके अलावा किसी को भी नहीं पता। अरे लोगों को तो खुद के बारे में नहीं पता कि उनकी औकात क्या है, वो आपकी औकात के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? तो दूसरों के कहने से अपने रास्ते को चेंज कभी मत करना। कल लोग तालियां बजाएंगे जब आप वर्दी धारण करके आओगे, ठीक है, तब जीने का कुछ अलग ही मजा आएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व है वो सोलर सेल में उपयोग किया? देखो सोलर जो सोलर सेल है उसमें कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से हम बात करें तो आपका सिलिकॉन का प्रयोग होता है ना, सिलिकॉन विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। प्रकाश वोल्टीय जो सेल होता है वो किस प्रकार के सेल होते हैं? प्रकाश वोल्टीय जो सेल होते हैं वो किस प्रकार के सेल होते हैं? बताओ फटाफट। प्रकाश वोल्टीय सेल की हम बात करें, आंसर करो फटाफट। ये प्रकाश वोल्टीय सेल या इन्हें क्या कहेंगे? सोलर सेल कहेंगे। ए आंसर इसका सही है, प्रकाश वोल्टीय या सोलर सेल इनको कहेंगे। इनकी खास बात क्या होता है कि विद्युत उपकरण होते हैं, प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? प्रकाश को ये विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं ना। प्रकाश को किस में बदलते हैं? विद्युत में। तो ध्यान रखिएगा ये सोलर सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल, सोलर सेल होते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। देखो आवर्त सारणी जब आप पढ़ते हो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन से आप पढ़ते हो ना, तो इसमें ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, इसका जो समस्थानिक होता है ना, समस्थानिक छोटी कक्षा में पढ़ा होगा आपने 9th-10th में, तो हाइड्रोजन के जो साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जिसे हम प्रोटियम कहते हैं ना, प्रोटियम, साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये क्या होता है? प्रोटियम, साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक, है ना, ये उसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता। हालांकि हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन है साधारण समस्थानिक के अंदर नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा जो भारी हाइड्रोजन समस्थानिक होते हैं जैसे ड्यूटेरियम है, जो भारी जल बनाने में काम में आता है, उसमें होता है, ठीक है। तो अपने ऑप्शन में हाइड्रोजन सही बैठ गया। खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी जो खगोलीय ग्रह नक्षत्र को देखने में काम आती है, उससे बनी हुई जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक छोटा, काल्पनिक बड़ा, वास्तविक छोटा, कैसा क्या होता है? तो ये आप बताओगे यहां पर। हाँ जी बताओ। बताओ बताओ फटाफट। चलिएगा। हाँ जी चलो, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं खुद श्योर नहीं हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करूंगा। वीडियो के नीचे मैं इसको कमेंट बॉक्स में लिखूंगा। चलिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में पिन कर सकते हो। भौतिक परिवर्तन का देखो, भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का दही में बन जाना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से क्या बन गया?
आपका दही बन गया, लेकिन दही को वापस दूध नहीं बना सकते। ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये क्या है?